किया उसके फॉर्मूले पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर हम एक आधे पुराने क्वेश्चन देख लेते हैं जो सीबीएसई के अंदर पूछे गए, और उसके बाद हम यहाँ पर अपना काम आगे स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने क्या क्या चीजें देख ली हैं, पहले तो उसको देख लेते हैं। सो हमने पहले सिंपल माइक्रोस्कोप का बच्चे हमने क्या देख लेना है, इसके अंदर से फॉर्मूले, दो मैग्निफिकेशन होती है, एक 1+d/f और दूसरी आपके पास क्या हो जाती है, d/f। जब इमेज 25 सेंटीमीटर पे बनेगी, जब इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। नेक्स्ट मेरे पास आ गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहां पर मैग्निफिकेशन -(V0/U0) into 1+(D/focal length of eyepiece) या फिर m is equal to -(V0/U0) into D/focal length of eyepiece। न्यूमेरिकल के लिए मैग्निफिकेशन -(L/f0) focal length of the objective 1+D/focal length of the eyepiece, और मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -L/f0 और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई D/fe, ये इंफिनिटी पे। और लास्ट है मेरे पास टेलीस्कोप कुछ इस तरीके से होता है बच्चों। ये हमारे पास टेलीस्कोप कुछ इस तरीके से होता है, ये ऑब्जेक्टिव है और हमारे पास ये इसका आपके पास आईपीस है। हम यहाँ से देख के किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, जैसे मैंने मून को देखना है तो मैं इस तरीके से इसको लगाता हूँ और यहाँ से मैं मून की इमेज को इस टेलीस्कोप के अंदर यहाँ पर बड़े आराम से देख सकते हैं। इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ होता है आपके पास कि ये कितने डायमीटर का लेंस यूज कर रहा है, कोटेड लेंस है या इसकी मैग्निफिकेशन क्या है, और ये हम इसकी लेंथ को चेंज करते हैं। ये चेंज करके इसकी इमेज को आप दो जगहों पर बना देते हैं। और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसके भी दो फॉर्मूले होते हैं। m इज इक्वल टू, हमारे पास m इज इक्वल टू -(f0/fe) और 1+(fe/d), जिसको फॉर्मूले याद है यार, कोई तो टैलेंट होगा ना मेरे अंदर। मैं या तो फॉर्मूले याद कर सकता हूं और या फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पर चीजों को समझ सकता हूँ। दोनों चीजों के अंदर मेरा बेनिफिट है, या फॉर्मूले याद कर लूं या बच्चे मैं चीजों को रट लूं। और ये अब आपको करना ही पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। स्कूल आप समझो 24 से आपके पास कई स्टेट्स के अंदर स्कूल खुल रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में खुल रहे हैं, वो स्टेट बच्चा हमारे पास यहाँ पर खुल रहा है और बहुत हाईली रिकमेंड हो रहा है कि स्कूल एटलीस्ट खोल दिए जाएं। बहुत हाईली रिकमेंड हो रहा है कि स्कूल खोल दिए जाएं। और ब्रिटेन के अंदर अभी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोल दिया कि हम स्कूल को ओपन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चे इंडिया के अंदर भी स्कूल ओपन हो जाएंगे। अब आप इस बात को समझो, अगर स्कूल ओपन हो गए तो जाती आपका पहला प्री बोर्ड होगा, क्योंकि टीचर ने आपको घेरना प्री बोर्ड के ऊपर, फिर जाओगे प्रैक्टिकल पे और उसके बाद आप जो है फंस जाओगे। इसलिए पहले काम करो, या तो डेरिवेशन लिखते चलो या फॉर्मूले याद करते हुए चलो। यहाँ पर L मेरे पास क्या है, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। और यहाँ पर एक और चीज आ जाती है, टीचर आपको यहाँ पर ये पूछेगा कि जब इंफिनिटी पे, ये सारी इंफिनिटी की मैग्निफिकेशन पावर है, इंफिनिटी पे जब इमेज बनेगी, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डी की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 25 सेंटीमीटर। और हमारे पास अगर टीचर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पूछता है तो यह हमारे पास f0+(fe) सबसे इंपॉर्टेंट है टेलीस्कोप। मैं आपको फिर बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप है, इस पे आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। तो अब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल कैसे आएंगे और इसको फटाफट फिनिश करते हैं। सीबीएसई के प्रीवियस सीबीएसई के अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन आया था 2015, और आउटसाइड दिल्ली को मैं ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। यह हमारे पास सीबीएसई 2015 आउटसाइड दिल्ली के अंदर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बच्चे हमारे पास है, यू आर गिवन टू कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ। मेरे पास दो कन्वेक्स लेंस है, you are given two converging lens। मैं यहां पर आपको दो converging lens दे रहा हूं बच्चे, ऑफ फोकल लेंथ f is equal to 1.25 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, और यहां पर 5 सेंटीमीटर टू डिजाइन माइक्रोस्कोप।
टू डिजाइन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हम इससे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना चाहते हैं, टू डिजाइन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टू गेट मैग्निफिकेशन। और कितने की मैग्निफिकेशन? एंड टू गेट द मैग्निफिकेशन ऑफ 30, ताकि मुझे 30 की मैग्निफिकेशन मिल सके बच्चे हमारे पास। फाइंड दी आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड दी आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, आपको डिस्टेंस निकालना किस किस के बीच में, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। इन टर्न टीचर मुझे क्या निकालने को बोल रहा है, इन टर्न टीचर मुझे निकालने को क्या बोल रहा है, ये मुझे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप निकालने को बोल रहा है। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली चीज, यहाँ पर हमारे पास ये काम कैसे करता है, ये मेरे पास एक आई ऑब्जेक्टिव होता है और ये मेरे पास आई पीस हो जाती है। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ छोटी और आई पीस की इसके मुकाबले बड़ी होती है। ये हमारे पास एक माइक्रोस्कोप होती है। तो यहाँ पर जिसकी फोकल लेंथ छोटी है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, और जिसकी फोकल लेंथ बड़ी है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, आपके पास आई पीस बन जाएगा। यह हमारे पास इन दोनों का क्या बन गया, ऑप्टिकल सेंटर बन गया। यह हमारे पास इन दोनों का ऑप्टिकल सेंटर बन गया। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, एम, जो कि गिवन है कि मुझे 30 लेनी है। नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दो, एफ नॉट पता लग चुका है, एफ ई भी पता लग चुका है, डी 25 होता है, एल की वैल्यू निकालनी। मुश्किल क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और मुझे यहां पर इसके एल की वैल्यू बता देनी। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मेरे पास 30 की है, एंड आल्सो मेरे पास मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है, एल अपॉन एफ नॉट, और यहां पर ब्रैकेट 1 प्लस डी अपॉन आपके पास एफ ई। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ऋषभ, देवेश, और आंसर आ जाएगा। तो कुलताज आंसर कैसे आ जाएगा, मैग्निफिकेशन 30। शिवम जल्दी बता कैसे करने हैं, L अपॉन एफ नॉट 1.25, 1 प्लस ऑफ डी ये होता है 25, और एफ ए ये हमारे पास 5। तो हमारे पास 30 इज इक्वल टू L 1 प्लस 25, और यहाँ पर 1 प्लस ऑफ 5, 1 प्लस 5 कितना होता है, 1 प्लस 5 कितना हो जाता है, 6। तो मेरे पास 30 अपॉन ये 6 नीचे आ जाएगा, 1.25 ऊपर चला जाएगा, और L ये कैंसिल होकर बच्चे हमारे पास 5 आ जाएगा। ये बच्चे कैंसिल होकर हमारे पास यहाँ पर 5 आ जाएगा। देयरफॉर लेंथ ऑफ आपके पास माइक्रोस्कोप किसके बराबर है, कोई बच्चा बता सकते हैं, बोलो शाबाश। ये मेरे पास 5 इंटू रिदम 1.25 के बराबर है। जल्दी बता दो इसका आंसर कितना आएगा, 5 और यहाँ पर 2 और 6.25 तो भी क्वेश्चन हो गया सर, क्वेश्चन हो गया सर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यस, और इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना हमारे सीबीएसई के अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस आते रहे हैं और आते रहेंगे। सैंपल पेपर उठा लो, एक न्यूमेरिकल गिवन है, एक न्यूमेरिकल गिवन है, एक डेरिवेशन गिवन है सैंपल क्वेश्चन पेपर में, इसको हल्के में मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन समझ में आया, पहले तो बताओ ये क्वेश्चन को कोई बच्चा अगर नोट कर रहा है, सर कोई नोट कर रहा है तो मुझे बता दे, कोई नोट कर रहा है तो मुझे बता दे। सीखने वाली क्या बात समझ में आती है, यहाँ पर आई पीस की जो फोकल लेंथ होती है वो ग्रेटर देन क्या होती है बच्चे, ऑब्जेक्टिव। तो ये पता लग जाएगा, ये सीखने वाली बात है। ये बात आपको माइक्रोस्कोप के अंदर याद रखनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आपके आईपीस से कम होती है। इसको सीखना है और इसको समझना है और इसको दिमाग के अंदर रखना है, तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। फिर एल बता देना, बोल 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 शाबाश। फिर एल बता देना, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की, मतलब आपको कैसे पता चला कि इस क्वेश्चन में कैसे पता लगा, ये कलम ने फॉर्मूला देखा था ना बेटा, ये कलम ने फॉर्मूला देखा था, ये फॉर्मूले से पता लगा। ये देखिए रहा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूले के अंदर आपका माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन गिवन है, एफ नॉट पता लग गया, एफ ई पता लग गया। टीचर एल ही तो पूछ रहा है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, तो एल ही तो निकालने वाला है बच्चे हमारे पास, हाँ या ना, फॉर्मूले से पता लग रहा है ना हमें,
हेलो, नहीं सर, पहला तो ठीक है, मतलब क्वेश्चन में कैसे पता लगा नीचे? क्योंकि वो बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस। तो बच्चा ऑब्जेक्टिव और आई पीस कितनी दूर होता है? अगर आपके पास ये टेलीस्कोप है तो इसका ऑब्जेक्टिव और आई पीस किसके बराबर होगा? बताओ वो क्या चीज होगी? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ही तो होगी, हाँ या ना? ओके सर, हाँ ठीक है। मेरी बात समझे? तो वो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ही तो होगी आपके पास। क्लियर है ये वाली चीज? चलें आगे। किसी बच्चे ने नोट करना तो बताए, और किसी बच्चे ने अगर कोई पूछना तो बताए, नहीं तो मैं आगे चलूं। चलूं आगे? यस चलो, सर। यस सर। अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट बच्चा, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ जाता है? क्वेश्चन फिर से हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाता है आपके पास? दिस क्वेश्चन इज अगेन फॉर द माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन हमारे पास माइक्रोस्कोप का, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्फिडेंस हमारे पास बिल्डअप हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है? अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। देखिए मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ आपके पास है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर is used as simple microscope, पता है, is used as simple microscope। ये हमारे पास एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है क्योंकि एक सिंगल लेंस है बच्चे। और हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ जाती है? इफ, अगर बच्चे अनदर लेंस, अब देखो अनदर लेंस, अगर मेरे पास कोई और लेंस है बच्चा, हमारे पास अनदर लेंस इज यूज, एक और लेंस को हम यहाँ पर यूज करते हैं। इफ द अनदर लेंस इज यूज, एक और लेंस को हम यूज करते हैं बच्चे टू गेट द मैग्निफिकेशन, टू गेट द मैग्निफिकेशन, ताकि हमको मैग्निफिकेशन मिल सके। और कितने की मैग्निफिकेशन मिल सके बच्चे हमारे पास? टू गेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द 40, ताकि बच्चे हमें 40 की मैग्निफिकेशन मिल सके बच्चे हमारे पास। कैलकुलेट 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 द फोकल लेंथ ऑफ द अदर लेंस, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अदर लेंस। मुझे अदर लेंस की आपके पास क्या बता देनी है? फोकल लेंथ बता देनी है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द अदर लेंस, मुझे दूसरे लेंस की क्या बता देनी है? आपको फोकल लेंथ बतानी। अब ये क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन हमारे पास घुमा फिरा कर वो आपको माइक्रोस्कोप की कहानी सुना रहा है। कहानी माइक्रोस्कोप की है कि मेरे पास एक लेंस है जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है। तो बताओ वो कौन सा लेंस होता है? आईपीस वाला होता है कि ऑब्जेक्टिव वाला होता है? आईपीस। आपका जो आईपीस होता है वही बेसिकली हमारे पास क्या होता है? वही हमारे पास एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। इसकी फोकल लेंथ मेरे पास 5 सेंटीमीटर, और हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये मेरे पास इसकी क्या आ जाती है? आपके पास ऑब्जेक्टिव, इसको लगा दिया। और हमारे पास इन दोनों कॉम्बिनेशन की मैग्निफिकेशन किसके बराबर है? 40 के बराबर। 40 के बराबर। अगर टीचर आपको कुछ ना बताए तो ये मैग्निफिकेशन आपने क्या लेनी है? ये मैग्निफिकेशन आपने यहां पर क्या लेनी है? m इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, m इज इक्वल टू हमारे पास l डिवाइडेड बाई एफ नॉट, और हमारे पास 1 प्लस ऑफ d अपॉन आपके पास f। ये बच्चे हमने यहाँ पर। अच्छा एक चीज रहेगी हमारे पास, और वो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप रहेगी हमारे पास। द लेंथ ऑफ the distance between the two lenses, the distance between two lenses, इन दोनों lenses के बीच का जो distance है, the distance between the two lenses is L is equal to मेरे पास 8 सेंटीमीटर। इन दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस भी हमारे पास कितने के बराबर होना चाहिए? आपके पास 8 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। तो ये हमारे पास केस आ जाता है। नेगेटिव साइन को मैंने हटा देना, और अगर टीचर नहीं बोलेगा तो आप मैग्निफिकेशन को यही लोगे, और जब वो बोलेगा कि इंफिनिटी पे इमेज बनेगी तो फॉर्मूले के अंदर 1 हटाकर L अपॉन एफ नॉट D अपॉन एफ ई को यूज कर लेना। अब हमारे पास बताओ क्वेश्चन क्या आ गया? 40 इज इक्वल टू 8 अपॉन एफ नॉट, ये मुझे नहीं पता, एंड 1 प्लस ऑफ 25D, और एफ ई की आपके पास वैल्यू कितने के बराबर है? तो हमारे पास एफ ई की वैल्यू कितने के बराबर है? बताओ शाबाश, दिस इज 5। तो अब मेरे पास यहाँ पर ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा? 5 6, ये कैंसिल होकर हमारे पास कितना आ जाएगा? 5।
तो हमारे पास 5/6 इज इक्वल टू 1/f0। सो बताओ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव कितने के बराबर आ जाएगा? 1.2। 6/5। बिल्कुल, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, फॉर्मूलों की गेम है। और बच्चा यही फॉर्मूला यहाँ पर भूल जाता है और या फिर वो क्वेश्चन ट्राई नहीं करता है, देखो घबराता है, डरता है। +1 की मेमोरीज, +1 के अंदर मेरे साथ ऐसा हो गया था, +1 के अंदर मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने वहां क्वेश्चन नहीं किए। तो आपको वो मेमोरी में से निकलना पड़ेगा। पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई मैं जैसे करते आ रहा हूं, अगर मैं उसी ढंग से सोचता रहूंगा तो इम्प्रूवमेंट तो नहीं हो पाएगी। इम्प्रूवमेंट करने का तरीका, परफॉर्मेंस बढ़ाने का तरीका 2P से आता है, पेशेंस और दूसरा प्रैक्टिस। आप इंतजार करते रहो, प्रैक्टिस करते हो, आपका लेवल बढ़ेगा। मैं बोल रहा हूं कि आपका लेवल बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। उसके लिए पी से परेशान नहीं होना, पी से प्रैक्टिस करो तो पी से परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। बच्चे परेशान होने से तो मैं सोचने बैठ जाऊं, मैं आपको डिमोटिवेट, बेटा क्या कर लोगे आप, नहीं कर पाओगे, छोड़ो इसकी प्रैक्टिस, तो मेरी बात मान लोगे आप? नहीं ना। तो अगर आप मेरी वो बात नहीं मानोगे, मैं आपको बोलूं क्लास मत लगाओ, प्रैक्टिस मत करो, तो बोलोगे सर क्या बातें कर रहे हो, हम क्यों ना क्लास लगाएं, हम क्यों ना प्रैक्टिस करें। जब आप वो बात नहीं मान रहे तो फिर ये बात क्यों नहीं मान, ये बात मानो बच्चे हमारे पास, प्रैक्टिस करो। 10 क्वेश्चन नहीं 2 करो, 2 नहीं कम से कम 1 तो ट्राई करो, और अच्छा क्वेश्चन ट्राई करो, बिल्कुल आपका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। आगे चलते हैं। सो आगे अब बोल 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 कुलताज, बोलो। गर्व। माइनस को इग्नोर कर देना हर बार। हाँ, माइनस को इग्नोर, क्योंकि माइनस हमारे पास क्या करता है, वो चीजों को अजीब बना देता है। मतलब कि इग्नोर करने का मतलब ये है कि मुझे आंसर चाहिए। जैसे फ्रिक्शन फोर्स हमको पता है ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, लेकिन अगर मैं हर जगह पे नेगेटिव साइन लगाता रहूंगा तो मेरे को वो बिल्डअप होती जाएगी, वो चीज मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, इसलिए मैं उसको इग्नोर कर देता हूं। ठीक है, तो उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर इतनी नहीं होगी। चले आगे की तरफ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब देखिए, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2004 के अंदर आया था। ये आउटसाइड दिल्ली सीबीएसई, पहले तो सीबीएसई के सारे क्वेश्चन, खासकर कितने क्वेश्चन पिछले 10 साल के क्वेश्चन तो आपको होने चाहिए कि यार ये क्वेश्चन मुझे आते हैं। तो सीबीएसई के 2004 के आउटसाइड दिल्ली के पेपर में ये क्वेश्चन आपके पास आया था। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब देखो ये क्या पूछ रहे, the magnification of the telescope, the magnification of telescope, the magnification of the telescope in normal adjustment। अब बताओ नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? शाबाश बताओ। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इमेज आपके पास कहां पर बन रही है? इन्फिनिटी। इसका मतलब ये होता है। तो फिर याद करो कि क्या क्या चीजें दे रखी है। अच्छा, इसका मतलब है मेरे को अब टेलीस्कोप का ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, यानी कि इसकी मैग्निफिकेशन f0/fe, और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप f0 प्लस ऑफ fe होता है। अब ये मेरे दिमाग के अंदर रहना चाहिए तो मैं क्वेश्चन को कर पाऊंगा। मैग्निफिकेशन आपके पास 100, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, रिलैक्स्ड है। द डिस्टेंस बिटवीन, अब देखिए बच्चे, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। अब टीचर क्या बोलना चाह रहा है बताओ? द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो इसका मतलब टीचर क्या बोलना चाह रहा है? जरा कोई बच्चा बताए, जरा कोई बच्चा बताए इसका मतलब टीचर क्या बोलना चाह रहा है? ये एल है। और एल बच्चे जब आपकी इमेज इंफिनिटी पे बनती है तो आपके टेलीस्कोप के एल की वैल्यू बताओ किसके बराबर होती है? बताओ एल की वैल्यू किसके बराबर होती है? बोलो शाबाश, बोलो शाबाश। 0। अरे ये देखो ना किसके बराबर होती है बच्चे, ये क्या लिख रहा हूं मैं, यहां पर देखो, आपके पास जब इन्फिनिटी पे इमेज बनती है बच्चे, तो मैंने क्या लिखवाया कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप किसके बराबर होती है भाई? किसके बराबर होती है भाई? किसके बराबर है भाई? f0 प्लस fe। 0 तो हो नहीं सकती। 0 का मतलब है दोनों लेंस एक ही जगह पे आ गए, दोनों लेंसेस कहां पर आ गए? एक ही जगह पे आ गए, फिर बनाना ही क्यों है आपने इसको? ठीक है, तो यहां पर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जब इंफिनिटी पे इमेज बनती है तो f0 प्लस ऑफ fe, दिस इज f0 प्लस ऑफ fe। बात समझ में आ गई? अब चलते हम आगे। तो लेंथ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस इज 101 सेंटीमीटर।
Calculate focal length. Calculate focal length of eyepiece. Focal length of eyepiece and objective. Eyepiece and objective. And the objective. अब देखो क्वेश्चन को करना कैसे. सॉल्यूशन. मेरे पास मैग्निफिकेशन नॉर्मल एडजस्टमेंट. नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब हमारे पास क्या आ जाता है. नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब मेरे पास मैग्निफिकेशन, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दो, एफ नॉट बाई एफ ई. देयरफॉर 100 इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ ई एंड देयरफॉर एफ नॉट इज इक्वल टू 100 इंटू एफ ई. यह हमारे को पता लग जाना चाहिए. नेक्स्ट वन, आपके पास लेंथ कितने के बराबर है, एफ नॉट प्लस ऑफ एफ ई. यहां पर 101 इज इक्वल टू 100 एफ ई प्लस ऑफ एफ ई. तो देयरफॉर बच्चा बता दो 101 एफ ई इज इक्वल टू 101. तो एफ ई की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 1 सेंटीमीटर. ये 1 सेंटीमीटर है. तो एफ नॉट ऑब्जेक्टिव की बच्चे आपके पास कितनी आ गई, 100 सेंटीमीटर. तो यहां से एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है. यहां से मेरे पास एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है. और बताओ वो कॉन्सेप्ट क्या है, जरा ध्यान से देखो. क्या आपके पास फॉर टेलीस्कोप, अगर हम टेलीस्कोप की बात करते हैं, फॉर द टेलीस्कोप हमारे पास एफ नॉट इज ग्रेटर देन आई पीस. जो आपके पास एफ नॉट की फोकल लेंथ है वो आई पीस से बड़ी होती है. और याद रखो टेलीस्कोप, अब माइक्रोस्कोप के लिए क्या होता है, फॉर माइक्रोस्कोप आपके पास क्या आ जाती है, फॉर माइक्रोस्कोप बताओ शाबाश. माइक्रोस्कोप के अंदर हमारे पास क्या हो जाती है, जो आपके पास ऑब्जेक्टिव होती है, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ आई आपके पास ई से क्या होती है, छोटी होती है. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेना, किसकी फोकल लेंथ कब बड़ी और कब छोटी होती है, क्योंकि टीचर इस पे क्वेश्चन 1 नंबर के अंदर पूछ सकते. क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात. ठीक है, ये वाली चीज है, ये न्यूमेरिकल है बच्चा हमारे पास, जो हमको यहाँ पर पता होनी चाहिए. इसके अंदर बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल आपको टीचर पूछ सकता है और आपको ये न्यूमेरिकल्स करने आने चाहिए. ठीक है, कोई दिक्कत किसी तरीके से किसी न्यूमेरिकल में किसी बच्चे को, क्लियर, क्लियर है, आगे चलें, क्लियर है ये Yes, वाली sir. चीज. चलो, यस सर. तो आज अब हम यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं बच्चे. वी हैव द सेकंड पार्ट ऑफ द ऑप्टिक्स व्हिच इज नोन एज टू बी द वेव ऑप्टिक्स. वेव ऑप्टिक्स. तो आज हम ऑप्टिक्स का सेकंड पोर्शन जो आपके पास वेव ऑप्टिक्स है इसको हम स्टडी करते हैं. वेव ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द लाइट. इट इज द स्टडी ऑफ द लाइट. स्टडी ऑफ द लाइट using the wave nature of the light. Using the wave nature of the light. Wave nature of the light. Using the wave nature of the light. यानी कि लाइट के वेव नेचर को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, यूटिलाइज करेंगे. एंड देयरफॉर एस्टैब्लिश दैट, और हम ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, एस्टैब्लिश दैट a wave nature can also assign, a wave nature can also assign to, आप इसको असाइन कर सकते हैं किसको बच्चे, असाइन टू द लाइट. आप लाइट के साथ वेव मॉडल को असाइन कर सकते हो. अब वेव क्या क्या कर सकती है, पहले एक बात बताओ. लाइट अगर हमारे पास यहाँ पर रे नेचर के अंदर देखते हैं तो रे आपके पास किसमें चलती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है, हाँ या ना बच्चे. लाइट आपके पास किसमें चलती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है. क्लियर है ये वाली चीज. तो वेव नेचर में ऐसा क्या हो जाएगा कि ये रे नेचर से बिल्कुल अलग है. मुझे एक बात बताओ, अगर यहां से मेरे पास एक लाइट ट्रेवल कर रही है, लाइट लेफ्ट टू राइट आपके पास यहां पर ट्रेवल कर रही है, और सामने मेरे पास एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है. ऑब्स्ट्रक्शन समझते हो बच्चे, यहां पर आपके पास एक रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है. इसके पीछे एक स्क्रीन को प्लेस किया हुआ, तो बताओ इस स्क्रीन के ऊपर इतनी जगह पे आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगी, शाबाश बताओ. इतनी जगह पे आपके पास इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, इस ओपेक आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या क्रिएट हो जाएगी इतनी जगह पे, बताओ शाबाश. तो आप बोलोगे यहां पर हमारे पास शेडो क्रिएट हो जाएगी, यहां पर हमारे पास शेडो क्रिएट हो जाएगी. और हम ये बोलेंगे यहां पर शेडो क्रिएट होने के पीछे का रीजन क्या है, तो आप बोलोगे रे नेचर ऑफ द लाइट. द रे
नेचर ऑफ द लाइट, द रे नेचर ऑफ द लाइट, के लाइट के पास रे नेचर है, तो लाइट आपके पास ट्रेवल करते हुए यहां पर क्या क्रिएट कर देती है, आपके पास शेडो क्रिएट कर देती है, तो रे नेचर ऑफ द लाइट है। लेकिन अगर लाइट हमारे पास वेव नेचर को फॉलो करती है, वेव नेचर को, तो वेव नेचर को फॉलो करने का मतलब क्या है, ये मेरे पास स्क्रीन है और ये मेरे पास यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है, ये मेरे पास ऑब्स्ट्रक्शन है, और लाइट अगर एज अ वेव चलती है, लाइट हमारे पास एज अ वेव ट्रेवल करती है, तो बताओ क्या होगा, क्या ये लाइट यहां पर आके रुक जाएगी एज अ वेव, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। ये लाइट आपके पास यहां से ट्रेवल करके एज अ वेव नेचर यहां तक पहुंच जाएगी, ये एज अ वेव नेचर करके यहां पर पहुंच जाएगी, और जहां पर आप शेडो एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां पर लाइट आपके पास क्या बना देगी, एक ब्राइट स्पॉट क्रिएट कर देगी, लाइट यहां पर एक ब्राइट स्पॉट क्रिएट कर देगी, और आप बोलोगे लाइट का ये कौन सा नेचर है, वेव नेचर है। पर क्या लाइट ऐसा ब्राइट स्पॉट बना सकती है, आप बोलोगे सर नहीं बना सकती है, क्योंकि आप अपने आसपास जब भी देखते हो तो आपको शेडोज नजर आती है, शेडो के अंदर आपको ब्राइट लाइट कभी नजर नहीं आती है। लेकिन वेव नेचर बोलती है कि ये बिल्कुल एग्जिस्ट करती है कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर। कोई भी चीज हमारे पास, किसी भी चीज को रिवील होने के लिए हमको टाइम मिलता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप गैस के मॉलिक्यूल्स को देख सकते हो, यस और नो, पहले बताओ बच्चे मुझे, क्या आप गैस के मॉलिक्यूल्स को देख सकते हो, यस और नो? अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जवाब तो आना चाहिए ना। क्या आप गैस के मॉलिक्यूल्स को देख सकते हो, क्या आप हाँ गैस सर। के मॉलिक्यूल्स No, को sir. देख सकते हो? नहीं देख सकते। पर मेरा दूसरा क्वेश्चन, क्यों नहीं देख सकते, क्यों नहीं देख सकते? ये मत कहना कि उसका साइज बहुत छोटा है, कोई बच्चा, बिल्कुल साइंटिफिक इसका आंसर होना चाहिए। आप गैस के मॉलिक्यूल्स को क्यों नहीं देख सकते हो? वेव नेचर को फॉलो करता है। कौन वेव नेचर को फॉलो करता है बच्चे, कौन वेव नेचर को फॉलो करता है बच्चे? चलो खैर कोई बात नहीं, करेक्ट आंसर नहीं है। गर्व तुम बताओ, रिदम तुम बताओ, हम गैस मॉलिक्यूल्स को क्यों नहीं देख सकते? हम गैस मॉलिक्यूल्स को इसलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चे, उनको देखने के लिए हमको लाइट की वेवलेंथ को और छोटा करना पड़ेगा। किसी भी चीज को देखने के लिए उसकी जो वेवलेंथ है बच्चा हमारे पास, उसकी जो वेवलेंथ है उसके साइज के बराबर की होनी चाहिए। ये क्वेश्चन कल को आपको किसी भी इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है कि आप गैस के मॉलिक्यूल्स को क्यों नहीं देख सकते हो, क्योंकि आप साइज बैकग्राउंड को फॉलो करते हो, तो कल को कोई टीचर या कोई भी पर्सन आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लाइट का जो वेव नेचर है वो आपके पास एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो अपने आप को रिवील करता है एक सर्टेन सर्कमस्टेंसेस के अंदर। पहले तो आपको ये समझना, लाइट का हमारे पास वेव नेचर आपको कब समझ में आता है? लाइट का वेव नेचर आपको तब समझ में आता है बच्चे जब लाइट हमारे पास ट्रेवल करती है। और कैसे ट्रेवल करती है? लाइट हमारे पास स्ट्राइक करती है, टकराएगी, स्ट्राइक करेगी बच्चे ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑन द ऑब्जेक्ट, ये किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से जाकर टकराएगी हैविंग साइज, जिसका साइज बच्चा हमारे पास लेस देन और इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा। तो ये लाइट अपना वेव नेचर शो करेगी, तो टकराएगी। अब लाइट की वेवलेंथ बच्चा हमारे पास एंगस्ट्रॉम के अंदर होती है, यानी कि बहुत छोटी होती है। ये जगह कहां पर मिलती है? तो जो आपके उंगलियों के बीच की स्पेस होती है ना, या फिर बच्चे हम चादर के बीच में से अगर देखें तो चादर के बीच में बच्चे बहुत छोटी छोटी स्लिट्स बनी होती है, छोटे छोटे छेद होते हैं बच्चे, छाननी बच्चे जैसे, छाननी के अंदर भी बच्चे छोटे छोटे छेद होते हैं। इनके ऊपर जब लाइट आपके पास गिरती है तो जब ये दूसरी तरफ से निकलती है तो वो अपनी वेव नेचर को शो करती है, अदरवाइज वो अपनी वेव नेचर को शो नहीं करेगी। या फिर लाइट हमारे पास करेगी बच्चे एक एपर्चर में से, ये पास करेगी फ्रॉम एपर्चर,
किसी ऐसे एपर्चर में से, किसी ऐसी जगह में से हैविंग विड्थ, जिसकी विड्थ बच्चे लाइट की वेवलेंथ से बहुत छोटी है, हैविंग द विड्थ लेस देन wavelength of the light, less than the wavelength of the light, wavelength of the light। तो या तो यह हमारे पास ऐसी जगह में से पास हो जाए जिसकी विड्थ बहुत छोटी है, या ऐसी चीज से टकरा जाए जिसका साइज बहुत छोटा है, तो टकराने के बाद और बच्चे हमारे पास उसमें से पास होने के बाद ये लाइट रे नेचर को छोड़ के क्या अचीव कर जाती है, वेव नेचर को अचीव कर जाती है। ये पॉइंट हमें यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि लाइट हमारे पास वेव नेचर को कैसे फॉलो करती है। अब दूसरा पॉइंट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वेव नेचर। अब +1 का लास्ट जो चैप्टर है आपको वेव नेचर के बारे में बताता है। बताओ वेव होती क्या चीज। तो हम अगर बोलते हैं कि वेव क्या चीज होती है, तो वेव हमारे पास कुछ एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी शो करती है। बताओ क्या क्या बच्चे हमारे पास। नंबर 1, दो वेव्स अगर आपस में मिलती है तो आपके पास क्या होती है, इंटरफेरेंस होती है। ये मैं आपको +2 नहीं बता रहा हूँ, +1 बता रहा हूँ, +1 इंटरफेरेंस होती है। और बच्चा हमारे पास डाइफ्रैक्शन होती है। और बच्चा हमारे पास डॉपलर इफेक्ट होता है, डॉपलर इफेक्ट होता है बच्चा हमारे पास। और लास्ट हमारे पास पोलराइजेशन होती है। और लास्ट हमारे पास लाइट की पोलराइजेशन होती है, वेव्स की पोलराइजेशन होती है। ये सारे टॉपिक्स +1 के, +2 का इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं है। हम इस टॉपिक को पीछे से उठाते हैं, वेव में से उठाते हैं। इंटरफेरेंस, अगर किसी बच्चे को बोला जाए कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स का मतलब क्या होता है, तो मैं इसका मतलब सिंपल वे से समझाता हूँ। इंटरफेरेंस का मतलब बच्चा हमारे पास क्या होता है, साउंड प्लस साउंड, साउंड प्लस साउंड, इसका मतलब नो साउंड, नो साउंड। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो हम बोलते हैं लाइट या फिर वो वेव्स क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। पर ये कैसे, क्योंकि हमने +1 में इसको ढंग से अगर पढ़ा होगा तो वो बच्चा समझ जाएगा। जिसने पढ़ा नहीं होगा, सिर्फ याद किया होगा, तो बच्चा बोलेगा सर ये क्या बातें कर रही हो, क्या होता है ये। हाँ, ये कहां पर होता है कि साउंड प्लस साउंड इज इक्वल टू नो साउंड, ऐसा कहां पर होता है। क्या ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है कि आप दो साउंड वेव्स को मिक्स करो और रिजल्ट के अंदर बच्चा आपको कुछ सुनाई ना दे। लेकिन क्या वो कंडीशन होती है, इसी को तो हम +1 में पढ़ते हैं और +2 में पढ़ते हैं। इसको अकाउस्टिक बोलते हैं। जो साउंड प्रूफ रूम बनते हैं बच्चे, उनके पीछे का लॉजिक क्या, उनके पीछे का लॉजिक ऐसे ही होते हैं। और इसका मतलब लाइट के अंदर इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, लाइट के अंदर इंटरफेरेंस। जे सक्षम बोलो, बोलो सक्षम। एएनसी भी तो फिर इसी टेक पे चलती है। बिल्कुल बच्चा, हमारे बहुत सारी चीजें हैं बच्चा हमारे पास वेव नेचर इतना कमाल का है बच्चे आपके पास कि डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप यूज करता है ना, तो स्टेथोस्कोप की जो स्टेम आपको कितनी जोर से आवाज सुनाई देती है, कितनी जोर से। वहां पर बच्चा हमारे पास क्या होता है, वो साउंड इंटरफेयर करती है, क्योंकि साउंड प्लस साउंड नो साउंड के का मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक और आ जाता है कि आपकी साउंड बहुत ज्यादा मैग्नीफाई हो जाती है। हम धीरे धीरे इसको समझेंगे। +1 का टॉपिक भी आपका मैं क्लियर कर दूंगा। पहले मैं आपको बता तो दूं इसका +1 से क्या रिलेशन है। इसका मतलब जब लाइट इंटरफेयर करती है तो लाइट प्लस लाइट इज इक्वल टू डार्कनेस। क्या ऐसा होता है कहीं पर, कैसा होता है कहीं पर। आप बोलोगे सर ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा, आप तो झूठ बोल रहे हो कि लाइट प्लस लाइट इज इक्वल टू डार्कनेस। कहीं पर देखा आपने, कहीं पर ये पैटर्न बनता है। आप बोलोगे सर कहीं नहीं बनता। क्यों, क्योंकि हम जो देखते हैं वो कौन सा नेचर देखते हैं रोज, आप रे नेचर देखते हो तो आप यकीन नहीं करोगे इस पे। आप रे नेचर देखते हो तो क्यों यकीन करोगे। बिल्कुल सही कह रहे हो कि लाइट प्लस लाइट सर डार्कनेस नहीं होती है। लेकिन अगर लाइट के पास वेव नेचर है, जब ये पहली बार एक पर्सन ने इसके बारे में थ्योरी दी थी तो लोगों ने उसको नकार दिया था। लोगों ने बोला था ये चीज होती नहीं है, क्या बकवास कर रहा है तू, लाइट प्लस लाइट इज इक्वल टू डार्कनेस कहाँ होती है। लोगों ने उसको क्या कर दिया, हटा दिया। लोगों ने बोल दिया बकवास कर रहा है ये आदमी। लेकिन उसके मरने के कुछ सालों के बाद पता लगा ये बात बिल्कुल सही है। एक्सपेरिमेंटली ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया, दो जगहों से लाइट आई और जैसे वो मिक्स हुई बच्चे स्क्रीन के ऊपर कहीं कहीं पर इन लाइट्स की वजह से क्या आई बच्चे, डार्कनेस आई। लेकिन वो कंडीशन है कि इस कंडीशन पे डार्कनेस आती है। अगर वो डार्कनेस शो करती है लाइट प्लस लाइट तो मतलब वो इंटरफेरेंस करती है।
और अगर वो इंटरफेरेंस करती है तो मतलब लाइट के पास कौन सा नेचर है, वेव नेचर। डाइफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन को जानते हो बच्चे? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। सपोज कि मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप एक कमरे के अंदर बैठे हो, आप इस कमरे के अंदर बैठे हो, दरवाजे दरवाजे सब बंद है बच्चे हमारे पास, और यहाँ पर आपके कमरे के बाहर कोई पर्सन जोर जोर से गाना गा रहा है, तो बताओ बच्चे इस पर्सन की आवाज आपके कानों तक पहुंच जाती है कि नहीं पहुंच पाती है, हाँ या ना? पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज कि आपके घर में दो कमरे, सपोज कि आपके घर में दो कमरे, यहाँ पर देखिए, एक कमरे के अंदर आप बैठे हो और एक में आपका भाई बैठा हो यहाँ पर, और आपका भाई इस कमरे में गा रहा है आपके पास, दरवाजे दरवाजे बंद है, क्या आप आपकी आवाज, उसकी आवाज आपको सुनाई देती है? तो आप बोलते हो बिल्कुल सुनाई देती है। पर कैसे? हम ये बोलते हैं कि जो साउंड वेव्स होती है वो बेंड करती है, वो बेंड करती है कि नहीं करती है? साउंड वेव्स हमारे पास क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। वो जो बेंडिंग होती है उसी को डाइफ्रैक्शन बोलते हैं। साउंड वेव्स बेंड करती है, वो कॉर्नर से बेंड होकर, टकरा कर, मुड़कर हमारे कानों तक पहुंच के आती है, तो वो बेंड कर जाती है। इसी तरीके से लाइट हमारे पास बेंड करती है। सर ये क्या बकवास चीज है, लाइट कैसे बेंड कर सकती है? लाइट तो रे नेचर को फॉलो करती है, करती है। लाइट हमारे पास बेंड अगर करने लग जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइफ्रैक्शन। तो हमारे पास दो चीजें, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन। और इसके ऊपर बच्चे MIT एक प्रोजेक्ट तैयार कर रही है जिसमें एक आदमी, एक आदमी बच्चे उस कमरे के अंदर बैठा होगा और हम उससे निकलने वाली लाइट वेव्स को यहाँ पर बच्चे रखकर उसकी इमेज तैयार कर देंगे। अब ये तो बड़ी एक रेवोल्यूशनरी टेक्निक है, उसके अंदर हम लाइट के वेव नेचर को यूज कर रहे हैं। MIT इस पे प्रोजेक्ट कर रही है जिसके अंदर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे पास ये शीशा है, ये शीशा है, और जो दूसरे कमरे में पर्सन बैठा हुआ है उसकी इमेज इस शीशे के अंदर नजर आ जाएगी। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि शीशे में इमेज कब नजर आती है, जब वो पर्सन शीशे के सामने खड़ा होता है। लेकिन MIT इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जिसके अंदर एक आदमी दूसरे कमरे में होगा, आप इस कमरे में हो और आपके सामने एक शीशा है, और शीशे के अंदर उस पर्सन की इमेज को बच्चे हम ट्रांसपोर्ट करेंगे लाइट के वेव नेचर को यूज करके। लाइट का वेव नेचर हमारे पास अनयूजुअल है, यानी कि बच्चे नॉट सो कॉमन, ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, नॉट सो कॉमन, ये हमारे पास एक स्पेशल केस है। तो इसके लिए आपको स्पेशल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, आपको इसको समझने के लिए सबसे पहले एक स्पेशल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। और इसको हम शुरू करते हैं बिल्कुल सिंपल से पॉइंट के साथ। लाइट वेव्स, लाइट इज बेसिकली, लाइट इज बेसिकली, लाइट इज, बोलो 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 यथार्थ। सर आपने कहा था कि जो हम गैस मॉलिक्यूल्स नहीं देख पाते, वो रीजन थोड़ा बताना। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा है। ऐसे तो आपके घर के, जो आपके घर की दीवार है, उस दीवार के अंदर जितने भी आपके पास एटम्स है उनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं है? पर आप देख क्यों नहीं पाते? आप लाइट तो दे रहे हो उसको, क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि उसके बराबर की वेवलेंथ चाहिए, उसके बराबर की वेवलेंथ चाहिए होती है। सो लाइट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ध्यान से समझते चलिए, द लाइट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवलिंग, जो क्या हमारे पास ट्रेवल कर रही है बच्चे विद आपके पास स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड होती है बच्चे हमारे पास? यह हमारे पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि इतनी स्पीड से चल रही है, नंबर 1। नंबर 2, द सेंसेशन ऑफ द विजन, द सेंसेशन ऑफ द विजन, द सेंसेशन ऑफ द विजन कम्स, ये कहां से आती है? इट कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिक component, the electric component of the light, electric component of the light, electric component of the light, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ द लाइट। जो लाइट का हमारे पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो क्या करता है, वो हमारे पास यहाँ पर सेंसेशन का आपको क्या देता है बच्चे, कि मैं किसी चीज को देख पा रहा हूं, नॉट द मैग्नेट। हमारे पास जो लाइट है बच्चे, ये कुछ इस तरीके से स्पेस में चलती है, यह हमारे पास
एक्स वाई और आपके पास यहाँ पर जेड एक्सिस है। नाउ दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, या फिर ये जेड एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। और लाइट हमारे पास इस तरीके से एक्स एक्सिस पे चलती है। ये लाइट का हमारे पास इलेक्ट्रिक पार्ट है और ये लाइट का हमारे पास कौन सा पार्ट है, मैग्नेटिक पार्ट है। ये लाइट का हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक पार्ट है और लाइट हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे ट्रेवल करती है। ये हमारे पास लाइट का इलेक्ट्रिक पार्ट है वाई एक्सिस की तरफ और मैग्नेटिक पार्ट है कौन सी एक्सिस की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ। और ये दोनों की दोनों लाइट के जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर होते हैं और ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती है। और जो आपको नजर आता है वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की वजह से आता है। जो लाइट का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है उसकी वजह से चीजें नजर आती हैं, उसकी वजह से आप देख पाते हो कि काम क्या हो रहा है। आपके आसपास लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, नॉट द मैग्नेटिक कंपोनेंट। नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास, the electric and the magnetic component are perpendicular to each other. These are perpendicular to each other. ये हमारे पास perpendicular है to each other, ये एक दूसरे के साथ perpendicular। नेक्स्ट वन, the light wave is a transverse wave. The light waves जो हमारे पास है is a transverse wave। ये हमारे पास कौन सी वेव है बच्चे आपके पास, बताओ। ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है बच्चे आपके पास। The light is a non-mechanical wave. The light wave, जो light wave है, is a non-mechanical wave. यह हमारे पास non-mechanical wave है, यानी कि इसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ये किसी भी मीडियम के अंदर चल सकती है, इवन ये वैक्यूम के अंदर भी चल सकती है। हमारे पास स्पीड ऑफ द लाइट, ये लाइट वेव की हम बात कर रहे हैं। Speed of the light wave is given by c is equal to 1/√of epsilon naught into mu naught। ये स्पीड ऑफ लाइट है और ये स्पीड ऑफ लाइट किसके अंदर है, वैक्यूम के अंदर है। ये स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास वैक्यूम है। किसी और मीडियम के अंदर बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है, 1/√of। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज एप्सिलॉन m और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, म्यू m। और ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन अनदर मीडियम। तो एक मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जरा बताओ कि अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास किसके बराबर होता है, जरा रे ऑप्टिक्स में बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n किसके बराबर होता है, c/v। तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा, √of मेरे पास म्यू m एप्सिलॉन m एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू मेरे पास म्यू नॉट। तो n की वैल्यू मेरे पास क्या है, √of म्यू r इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। अब बाकी चीजें अब हम कल देखेंगे और आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताइएगा बच्चे।